स्पेस। ऐसा लगता है कि यह कभी खत्म नहीं होगा, मगर ऐसा है क्या? हो सकता है कि हमारे ब्रह्मांड के किसी कोने में कोई ऐसी जगह हो जहां कुछ नहीं में बदल गया हो। साइंटिस्ट्स अब हमारे ब्रह्मांड के दूर दराज के इलाकों में खोजबीन कर रहे हैं, क्योंकि वो हमारे स्पेस की शेप पता लगाना चाहते हैं। अब उन्हें कुछ ऐसे चौंकाने वाले सबूत मिलने लगे हैं जिनसे पता लगता है कि एक ऐसी जगह है जहां ब्रह्मांड न सिर्फ खत्म होता है बल्कि उसके पार भी कुछ छिपा बैठा है, शायद एक बिल्कुल अनजान एलियन। स्पेस, टाइम और खुद जीवन। जानिए ब्रह्मांड के रहस्यों को थ्रू द वर्म होल। अक्सर हमारे सामने एक बिल्कुल नया आइडिया आता है और वो हमारे अपने वजूद के बारे में ही हमारी सोच बदल देता है। 1543 में निकोलस कोपरनिकस ने साबित किया कि पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में नहीं है। 1920 के दशक में एडविन हबल ने देखा कि ब्रह्मांड की सारी गैलेक्सीज एक दूसरे से दूर भाग रही हैं, और जिससे यह कहा जाने लगा कि हमारा ब्रह्मांड हमेशा से यहां नहीं था, बल्कि वो एक जबरदस्त विस्फोट से पैदा हुआ था, बिग बैंग से। अब एक और बहुत बड़ा बदलाव सामने आने वाला है। हम बड़े लंबे समय से यही मान रहे हैं कि ब्रह्मांड साइज में इन्फिनिट है, मगर अब कुछ कॉस्मोलॉजिस्ट मानने लगे हैं कि नहीं, ब्रह्मांड तो फाइनाइट है। कुछ तो यह भी मानते हैं कि उन्हें उसकी शेप मालूम है। अगर हमें सचमुच ब्रह्मांड का छोर मिल गया तो हमारे सामने एक बड़ा ही मुश्किल और चौंकाने वाला सवाल खड़ा होगा कि आखिर उस छोर के पार क्या है। नील कॉनिश एक कॉस्मोलॉजिस्ट हैं जो खूबसूरत आसमान के देश मॉन्टेना में काम करते हैं। नील उन थिंकर की लंबी लाइन में से एक हैं जो ये मानते हैं कि ब्रह्मांड का साइज निश्चित है। इसके बारे में सबसे पहले बताया था ग्रीक फिलोसोफर किंग आर्काइटस ने। ग्रीक फिलोसोफर आर्काइटस ने इस बात की बहस छेड़ी थी कि हमारा ब्रह्मांड इन्फिनिट क्यों है। उन्होंने कहा कि अगर मुझे ब्रह्मांड के छोर पर जाना है और मैं अपनी छड़ी को यहाँ रखता हूँ तो ये ब्रह्मांड का छोर हो जाएगा, और अगर मैं अपनी छड़ी को यहाँ से यहाँ ले आता हूँ तो ये ब्रह्मांड का नया छोर हो जाएगा। अब अगर मैं अपनी छड़ी को यहाँ से यहाँ तक ले आता हूँ तो ब्रह्मांड का छोर ये हो जाएगा। इस तरह से ब्रह्मांड इन्फिनिट है। आर्काइटस का वो मेंटल गेम करीब 2000 साल तक साइंटिफिक फिलॉसफी बना रहा। हमारा ब्रह्मांड शायद बहुत बड़ा है और वो शायद हमेशा से है, मगर अब उस फिलॉसफी को चुनौती दी जा रही है। एक इन्फिनिट ब्रह्मांड के साथ समस्या ये है कि वो सिर्फ स्पेस में ही नहीं बल्कि टाइम में भी इन्फिनिट है। उसकी कोई शुरुआत नहीं है और तारे भी इसमें इन्फिनिट हैं। ऐसे में आसमान तो बिल्कुल सफेद हो जाएगा और वो इतना चमकीला और चटक होगा कि हमारी आंखें चौंधिया जाएं। मगर रात के आसमान में हमें ऐसा कुछ नहीं दिखता। हमें यहाँ वहाँ तारे नजर आते हैं और उनके बीच घना अंधेरा होता है। इससे हमें एक बात पता लगती है, ये बताता है कि हम ऐसे इन्फिनिट ब्रह्मांड में नहीं रहते जो इन्फिनिटली पुराना है। हमारे इस अंधेरे आसमान से ही हमें ब्रह्मांड के बारे में यह रेवोल्यूशनरी आइडिया मिला कि यह हमेशा से यहां नहीं था। वो पल जब हम आज जो भी स्पेस या मैटर देखते हैं वो वजूद में आए और वो एक पॉइंट से फैले। मगर बिग बैंग ने ब्रह्मांड का छोर ढूंढने वाले एस्ट्रोनॉमर्स के लिए एक समस्या खड़ी कर दी है। चूंकि विशाल स्पेस में एक से दूसरी जगह तक जाने के लिए लाइट को वक्त लगता है, इसलिए एस्ट्रोनॉमर हमेशा से वक्त में पीछे ही देखते हैं और एक वक्त ऐसा आता है जब टाइम ही खत्म हो जाता है।
जब हम रात के आसमान में तारों को देखते हैं तब वो हमें कई साल पहले के रूप में नजर आते हैं। करीब के तारे शायद कुछ साल पुराने रूप में हों। अगर हम गैलेक्सी में देखें तो हमें कई हजार साल पुराने तारे नजर आते हैं, और अगर हम और पीछे जाएं तो हमें कई 100 साल पुरानी गैलेक्सीज दिखती हैं, और उसके आगे कोई गैलेक्सी ही नहीं होती। 1300 करोड़ साल पहले तक तो हमने देख लिया है, मगर वो भी बिग बैंग के बाद का आफ्टरग्लो है। उसे कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड कहते हैं, और वो उस वक्त की तस्वीर है जो दिखाती है कि बिग बैंग के 4 लाख साल बाद ब्रह्मांड कैसा दिखता था। उस वक्त ब्रह्मांड में गर्म गैसें भरी थी, गर्म प्लाज्मा भरा था, लाइट कहीं जा नहीं सकती थी, इसलिए हम उसके पार नहीं देख सकते थे, वैसे ही जैसे हम सूरज में नहीं देख सकते। ये कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड वो बैरियर है जो हमारे विजन को रोक देता है। हो सकता है कि उसके पीछे ब्रह्मांड का एक छोर हो, या शायद ब्रह्मांड उससे भी आगे दूर तक गया हो, मगर हमारे टेलीस्कोप चाहे कितने भी पावरफुल क्यों न हो गए हों, हम वहां तक नहीं देख सकते। मगर ब्रह्मांड के छोर का पता लगाने का एक और तरीका भी हो सकता है। जियाना लेविन एक थ्योरेटिशियन है जो कुछ कॉम्प्लेक्स न्यूमेरिकल सॉल्यूशंस की मदद से साइंस के कुछ बड़े ही मुश्किल सवालों के जवाब ढूंढ रही है। ये बात शायद आपको बड़ी अजीब सी लगे कि एस्ट्रॉइड्स जैसे एक खेल से भी हमें ब्रह्मांड के बारे में पता लग सकता है, मगर इस खेल का एक नियम है कि गेम से ही एक दुनिया बनानी है, और ये बात समझ में भी आती है। इसमें अगर आप ऊपर से बाहर निकलते हैं तो नीचे से फिर से अंदर आ सकते हैं, या बाईं ओर से निकलते हैं तो दाईं ओर से अंदर घुस सकते हैं। इस नियम से वो स्पेस बनता है जिसमें हम खेल रहे हैं, एक फाइनाइट स्पेस। हम मानते हैं कि ब्रह्मांड के लिए भी ऐसे ही कुछ नियम है। आज कुछ साइंटिस्ट मानते हैं कि अगर हमारा ब्रह्मांड फाइनाइट है तो उसके छोर भी आपस में जुड़े होंगे, और तब पूरा ब्रह्मांड भी एस्टेरॉइड्स के एक विशाल गेम जैसा होगा। पृथ्वी का भी कोई छोर नहीं है, मगर वो इनफाइनाइट भी नहीं है। अगर हम उस स्पेस को मोड़ दें तो ये कुछ ज्यादा ही नेचुरल लगेगा। मसलन अगर मैं इस मेन्यू को मोड़ दूं और इसके ऊपर भी एस्ट्रॉइड गेम के नियम लागू करूं तो क्या होगा? मैं ऊपर से निकल सकती हूं और नीचे से वापस अंदर जा सकती हूं। इस मेन्यू को लपेटने और इसके छोर को चिपकाने के बाद ठीक ऐसा ही होगा। अब मैं इस मेन्यू को और मोड़ती हूं और इस सख्त मेन्यू के दोनों किनारों को भी चिपका देती हूं। इस तरह से ये एक बैगल बन जाएगा, न्यूयॉर्क का क्लासिक बैगल। और बैगल को किनारों से सिर्फ एक सिलेंडर की तरह नहीं जोड़ा जाता, बल्कि पलटकर उसके दूसरे छोरों को भी जोड़ा जाता है। हालांकि इस बैगल की सतह बिल्कुल फाइनाइट है, मगर इस स्पेस में रहने वाला कोई जीव कभी इसके छोर तक नहीं आ सकता, इसलिए उसे ये बाउंडलेस और इनफिनिट लगता है। अगर हम ब्रह्मांड के अंदर रहते हैं तो उसके बाहर नहीं जा सकते। हम अपने 3 डायमेंशनल ब्रह्मांड के बाहर कोई और डायमेंशन देख ही नहीं सकते। उसे कर पाना बहुत मुश्किल है, मगर हम यहाँ भी एस्ट्रॉइड्स गेम के नियमों को लागू कर सकते हैं। फिर हम तीनों डायमेंशंस के 3 नियमों के साथ एक और नियम जोड़ सकते हैं। पीछे वाले हिस्से से बाहर निकलो, सामने वाले से अंदर जाओ। अगर हम एक कॉस्मिक एस्टेरॉइड क्यूब में रहते हैं तो उसके किनारों को पता लगाने का एक तरीका है। उसके लिए हमें किसी स्पेसशिप में एक से दूसरे किनारे पर नहीं जाना होगा, बल्कि एक जगह खड़े रहना होगा और लाइट को ब्रह्मांड के चारों ओर सिमटते देखना होगा। अगर मान लें कि ब्रह्मांड इस कमरे जितना बड़ा है और आप इसके बीच में हाथ में एक लालटेन लेकर खड़े हैं, हमारे पीछे से निकलने वाली लाइट एक दीवार से टकराकर दूसरी तरफ से कमरे के अंदर आ जाएगी। ऐसे में आपको अपनी पीठ की परछाई सामने वाली दीवार पर नजर आएगी। अगर आप दाईं ओर देखेंगे तो लाइट बाईं ओर से आती नजर आएगी। ऐसा लगेगा जैसे यह कमरा आईनों में बदल गया है। आप चाहे जिस दीवार पर देखेंगे, आपको अपना ही अक्स नजर आएगा। जब हम रात के आसमान को देखते हैं तब हमें आईनों वाला यह हॉल नहीं नजर आता, मगर ब्रह्मांड इतना बड़ा है कि लाइट को इसका चक्कर लगाने में कई 100 करोड़ साल लग जाते हैं। स्पेस और टाइम का इतने बड़े पैमाने पर होने का मतलब है कि वहां दिखने वाले अक्स एक जैसे नहीं हो सकते। आप मान लीजिए कि ये बाड़ा हमारा ब्रह्मांड है। इस बाड़े के कई इन्फिनिट ब्रह्मांड हो सकते हैं, और उससे हमें यही लगेगा कि हम एक और इन्फिनिट स्पेस में रह रहे हैं। लेकिन अगर ये बाड़ा यहां से 30 प्रकाश वर्ष दूर हो और मैं वहां देखूं, तो खुद को वैसा नहीं देख सकता जैसे अभी देख रहा हूं। तब मैं खुद को एक 10 साल के बच्चे जैसा देखूंगा, क्योंकि मैं 30 साल पीछे देख रहा हूं। हमारी मिल्की वे करीब 1300 करोड़ साल की है। यह करीब करीब उसी वक्त से है जब से ब्रह्मांड है।
तो क्या हमारी मिल्की वे की एक डिस्टेंट इमेज भी रात के आसमान में कहीं छिपी है और वो ऐसी दिख रही है जैसे 500,000 साल करोड़ पहले थी? अगर ऐसा है तो हम उस जवान ट्विन को पहचानेंगे कैसे? इस साइंटिस्ट को लगता है कि हमारा ब्रह्मांड भी आईनों का हॉल है और ब्रह्मांड फाइनाइट भी है। इन्हें इसका साइज और इसकी शेप भी मालूम है। आप ये मान लीजिए कि पूरा ब्रह्मांड इस कमरे जितना बड़ा है। स्पेस उसके चारों ओर लिपटा है, जिससे हर दीवार सामने वाली दीवार के लिए एक पैसेजवे थी। अगर मैं चारों ओर देखूं तो मुझे अपना टूटा फूटा चेहरा नजर आएगा, जैसे एक की कई कॉपीज हो। फिर हर वर्जन वक्त में पीछे चला जाएगा, बीते हुए टाइम में। तो क्या हमारा ब्रह्मांड सचमुच आईनों का हॉल है? एस्ट्रोनॉमर्स तो कई साल से गैलेक्सीज के रिपीटिंग पैटर्न्स देख रहे हैं। उन्हें तलाश है ब्रह्मांड के छोर की, मगर वो उन्हें आज तक नहीं मिला। जॉन पियर लुमिने पेरिस ऑब्जर्वेटरी के एक सीनियर साइंटिस्ट हैं। ये बचपन से ही ब्रह्मांड की शेप को लेकर फैसिनेटेड है। मुझे बचपन से ही कुदरत की बनाई शेप बहुत पसंद है। हम ये भी तो मान सकते हैं कि जिस तरह से स्पाइरल वाला घोंगा होता है, वैसे ही स्पाइरल गैलेक्सीज भी हैं, ठीक है? मेरा सवाल है कि ये शेप हमें आसमान में भी क्यों नहीं दिखती? जॉन पियर के मन में ब्रह्मांड की शेप पता लगाने का जुनून जागा एल्बर्ट आइंस्टाइन की उस बेमिसाल थियरी के बाद। उनकी रिलेटिविटी की थियरी से साफ था कि स्पेस एक फ्लेक्सिबल फैब्रिक है जिसकी शेप को डिफॉर्म किया है मैटर और एनर्जी ने। आइंस्टाइन मानते थे कि ब्रह्मांड एक फ्लैट शीट है जो इन्फिनिटी की ओर स्ट्रेच कर रहा है, मगर यह भी तो हो सकता है कि फाइनाइट हो और अपने आप में ही सिमटा हो। जॉन पियरी को लगा कि वो एक फाइनाइट और इन्फिनिट ब्रह्मांड के बीच फर्क बताने के लिए एक बड़े से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को ब्रह्मांड के तौर पर ले सकते हैं। हमें कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड से ब्रह्मांड की आज से 1370 करोड़ साल पहले की तस्वीर मिलती है। एक गर्म लिक्विड जो बिग बैंग के आफ्टर शॉक से वाइब्रेट कर रहा था, वैसे ही जैसे बाथटब में पानी के बुलबुले निकलते हैं। देखा जाए तो ब्रह्मांड भी कई लिहाज से एक पियानो या ड्रम की तरह वाइब्रेट करता है। मिसाल के तौर पर ये बिग बैंग जैसा है। ये कई तरह की हार्मोनिक्स का एक कॉम्प्लिकेटेड मिक्सचर है, ठीक है? इसमें हमारे पास हैं कुछ फंडामेंटल हार्मोनिक्स जिनसे पिच मिलता है, और उसके बाद हैं कुछ और हार्मोनिक्स। जाहिर है हम जो आवाज सुनते हैं वो इन सबका मिक्सचर होती है, इन सारे हार्मोनीज का। मगर हम कितने हार्मोनिक्स सुन पाते हैं, ये पियानो के साइज पर डिपेंड करता है। किसी भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का साइज फाइनाइट होता है और इसके स्ट्रिंग भी उस स्ट्रिंग के साइज की वेवलेंथ के हिसाब से ही वाइब्रेट करते हैं। अगर हम ये देखें कि हमारा ब्रह्मांड भी ज्यादा बड़ी वेवलेंथ पर वाइब्रेट नहीं कर रहा, तो उसका साफ मतलब है कि उसका साइज भी फाइनाइट है। जब जॉन पियर ने कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड के रिपल्स को एनालाइज किया, तब उन्हें पता लगा कि लंबी वेवलेंथ वाली रिपल्स वाकई गायब हैं। इस बात ने हमें भी चौंकाया था, क्योंकि कई वेवलेंथ्स, फ्लक्चुएशन और लो टोन्स गायब थे। वो लो नोट्स जो कुछ इस तरह के हैं, ओके, वो कॉस्मिक म्यूजिक से गायब थे। जॉन पियर को म्यूजिक से जुनून की हद तक लगाव है, और इससे ही उन्हें पता लगा कि ब्रह्मांड शायद फाइनाइट है। मगर उसकी शेप कैसी हो सकती है? जॉन पियर ने कई महीने तक उस फाइनाइट ब्रह्मांड की अलग अलग शेपों का बड़ी बारीकी से अंदाजा लगाया। उस शेप का जिसमें बिल्कुल उस तरह के कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड की वाइब्रेशंस हो रही हों, और अंत में उन्हें एक परफेक्ट फिट मिल भी गया। यह है 12 साइडेड डोडेकाहेड्रन, एक फुटबॉल।
मेरे हाथ में अभी दो अलग अलग तरह के डोडेकाहेड्रन हैं। पहला तो एक आम डोडेकाहेड्रन है जिसमें 12 पेंटागोनल फेसेस को एक सिमेट्रिकल मैनर में जोड़ दिया गया है। हम इस फिगर को तो जमाने से पहचानते हैं, आप भी देख सकते हैं कि ये पेंटागन बिल्कुल फ्लैट है, ओके। मगर यहाँ इस स्फीयर पर अलग किस्म की टाइलिंग है। ये देखिए, ये पेंटागन मुड़े हुए हैं, ओके। इसे हम स्फेरिकल डोडेकाहेड्रन कहते हैं। अगर जॉम्पियर का अंदाजा सही है तो ब्रह्मांड की शेप 6 साइड वाले एस्ट्रॉइड्स गेम क्यूब से तो कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स होगा। इसका मतलब है कि ब्रह्मांड की 12 साइड्स हैं और उसका हर फेस सामने वाले पेंटागन से मिलता है। मगर यहां भी एक ट्विस्ट है। ये देखिए, ये छोर भी इसके सामने वाले छोर जैसा ही है। अगर कोई यहां तक आता है तो वो दूसरी तरफ से अपने स्पेस में जा सकता है, मगर उसे साथ में 36 डिग्री पर घूमना पड़ेगा। अगर ब्रह्मांड भी पृथ्वी से थोड़ा ही बड़ा डोडेकाहेड्रन है तो लाइट उसमें बड़ी तेजी से जाएगी और हमें आसमान में अलग अलग जगह पर पृथ्वी की दर्जनों ट्विस्टेड कॉपीज नजर भी आएंगी। लेकिन अगर जॉम्पियर के डोडेकाहेड्रन के छोर एक दूसरे से कई हजार करोड़ प्रकाश वर्ष दूर हुए तो उनसे निकलने वाले फेंट रिफ्लेक्शंस बड़े से बड़े एस्ट्रोनॉमर की नजरों से बच निकले होंगे। और अगर वो पृथ्वी से 1370 करोड़ प्रकाश वर्ष की दूरी से ज्यादा हुई तो हमारी नजरें कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड के उबलते सूप के पार देख भी नहीं सकती। जैसे ही जॉम्पियर ने अपने नतीजों का ऐलान किया, नील कॉनिश उनके उस विशाल फुटबॉल के निशान ढूंढने लगे। ये नासा के स्पेसक्राफ्ट WMAP से जुड़े एक बड़े अहम साइंटिस्ट हैं जो पिछले 5 साल से बड़ी बारीकी से कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड की तस्वीरें ले रहा है। हमने WMAP सैटेलाइट से मिले माइक्रोवेव बैकग्राउंड डेटा को तो देख लिया, मगर हमें वहां मैचिंग सर्कल्स का वो पैटर्न नहीं मिला। मगर जॉम्पियर लुमिने अपने फुटबॉल वाले ब्रह्मांड की बात से पीछे हटने को राजी नहीं है। उनकी इस बात से एक जंग शुरू हो गई है और वो दुनिया भर में फैल गई। लोग कड़ी मेहनत से काम करने लगे। दांव पर उस दुनिया का सच लगा था जिसमें हम रहते हैं। हम कहां से आए हैं और क्या हमारा ब्रह्मांड अकेला है? आइंस्टाइन ने कहा था कि सिर्फ 2 चीजें इन्फिनिट हैं, ब्रह्मांड और इंसान की बेवकूफियां। मगर उन्होंने यह भी कहा था कि वो ब्रह्मांड के बारे में दावे से ऐसा नहीं कह सकते। अब हमें ऐसे सुराग मिलने लगे हैं जिनसे लगता है कि शायद हमारा ब्रह्मांड हमेशा के लिए फैलता नहीं रहा। एक वक्त ऐसा भी आया था जब हम जिस ब्रह्मांड को जानते हैं वो था ही नहीं। ये एक डरा देने वाली सोच है। मगर इससे पहले कि हम ये जानने की कोशिश करें कि उस हद के पार आखिर क्या है, हमें जरूरत है सबूतों की। ग्लेन स्टाकमैन क्लीवलैंड की केस वेस्टर्न यूनिवर्सिटी में एक कनाडियन फिजिसिस्ट हैं। इन्होंने उस सबूत की तलाश में डेटा एनालिसिस को नई बुलंदियों पर पहुंचा दिया। आप इन्हें इंफॉर्मेशन जंकी कह सकते हैं। कैनेडियंस के बारे में अक्सर मजाक में कहा जाता है कि अगर एयरपोर्ट पर बोर्ड लगा दिया जाए कि दाईं ओर फ्री सेक्स का मौका है और बाईं ओर सेक्स के बारे में फ्री इंफॉर्मेशन मिलेगी तो सारे पहले बाईं ओर ही जाएंगे। मगर शायद मैं वैसा नहीं हूँ। ग्लेन पिछले साल से WMAP प्रोब से मिले कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड डेटा की छानबीन कर रहे हैं। वो नील कॉनिश के साथ जॉम्पियर लुमिने के इस प्रिडिक्शन की जांच कर रहे हैं कि ब्रह्मांड का आकार 12 साइडेड फुटबॉल जैसा है। मुझे अगर डोडेकाहेड्रन के सर्कल्स के वो पैटर्न मिल जाएं जिनके बारे में कहा गया है कि वो डोडेकाहेड्रन के छोटा होने पर बनते हैं तो मुझे बहुत खुशी होगी। हमने उन्हें बहुत ढूंढा पर वो नहीं मिले। मगर इनका अंदाजा है कि हमारे फुटबॉल वाले ब्रह्मांड के किनारे माइक्रोवेव बैकग्राउंड के मुकाबले ज्यादा करीब है क्योंकि वो हमारे व्यू को रोकती है। ग्लेन को लग रहा है कि उन्हें ब्रह्मांड के छोर का पता लगाने का एक तरीका मिल गया है, भले ही वो हमारी देखने की सीमा के पार ही क्यों ना हो। हमें इस बात को समझना होगा कि हम स्फीयर पर हॉट और कोल्ड स्पॉट्स के जो पैटर्न्स देख रहे हैं वो असल में क्या हैं। क्या ये वो साउंड वेव्स हैं जो उस वक्त से ब्रह्मांड में घूम रही हैं जब ये काफी छोटा था? तो हम इसे ड्रम के ऊपरी हिस्से को स्ट्रेच करने जैसा मान सकते हैं। इसका मतलब है कि जब ये स्ट्रेच कर रहा था उस वक्त ये ड्रम को थोड़ा वाइब्रेट भी कर रहा था। अलग अलग आकार के ड्रमों की तरह अलग अलग आकार के ब्रह्मांड भी शुरुआती ब्रह्मांड पर अलग अलग तरह के पैटर्न बना रहे थे।